जरा सोचो दोस्तों, अगर अचानक ही आपके कार के सामने कोई आ जाए और उस एक्सीडेंट में उस इंसान की मौत हो जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में, जिसमें एक गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस करते हुए कार चला रहे होते हैं और अचानक ही एक आदमी उनके सामने आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए इस राज को किस तरह से छुपाते हैं, पुलिस को किस तरह से गुमराह करते हैं, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक बहुत ही सस्पेंसफुल कहानी है जिसके एंडिंग में हमें बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म का नाम है आइडिया मिन्नल कड़हल, जिसे डायरेक्ट किया है बालाजी माधवन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6/10। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे धमाकेदार मूवीज लेकर आते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम रात को अभि नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत देर से अपने पिताजी का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन रात बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी उसके पिताजी अभी तक घर पर नहीं लौटे थे, इसीलिए वो पास ही के गली में एक बिल्डिंग में जाता है। वहां पर अंजलि नाम की एक महिला से मिलता है और उसे कहता है कि अभी तक मेरे पापा घर पर नहीं लौटे। अंजलि उसे यहाँ पर देखकर परेशान हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए होंगे, वो आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो और फिलहाल यहाँ से अपने रूम पर चल जाओ, बाद में मैं आकर देखती हूँ। तो इसलिए अभी वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, ये रेड लाइट एरिया होता है और इसलिए अंजलि उसे यहाँ पर आने के लिए मना कर रही थी। अब यहाँ दूसरी तरफ हम एक रेड कलर की कार को देखते हैं, जिसे करण नाम का एक लड़का गैरेज में लेकर आता है। और इस गैरेज को संभालने वाला राजा नाम का एक मैकेनिक करण इतनी रात गए क्यों आया है ये देखने के लिए आता है। और जब हम यहाँ पर करण को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सदमे में था। उसके साथ कुछ हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सहम गया था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सुबह हम अभी को देखते हैं तो अब तक उसके पिताजी अभी भी घर पर नहीं आए थे। तो यहाँ पर अंजलि आती है और अभी उसे कहता है कि अभी तक मेरे पापा नहीं आए, वो कहाँ गए होंगे। अंजलि उसे पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अंजलि कहती है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे फ्रेंड सुचिंद्रन के पास गए होंगे, क्या तुमने उनके घर पर जाकर देखा? तो ये बात सुनते ही वो तुरंत ही भागकर उस घर में देखने के लिए चला जाता है। और यहाँ इस तरफ हम करण को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। इतने में ही वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड जननी मैकेनिक राजू के साथ पहुंच जाती है। ये लोग उसे रोकते हैं और वापस चलने के लिए कहते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जननी उसे कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो ठीक है, तुम अपने पिताजी को कॉल करके बता दो कि तुम US नहीं बल्कि जेल जा रहे हो। अगर पुलिस ने वो गाड़ी चेक की तो वो गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर है, तो इसमें हम सभी लोग फंस जाएंगे। मेरी बात मानो, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। करण कहता है कि तुम्हारी बातें दिमाग में तो जा रही है, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अब मैकेनिक राजू भी उन दोनों को समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम दोनों ने कोई अपराध नहीं किया है, वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए उस बात को भूल जाओ और चलो यहाँ से। लेकिन करण अभी भी नहीं मान रहा था। तो यहाँ पर जननी शांति से उसे समझाती है, करण मेरी बात मानो, तुमने किसी को नहीं मारा है। उस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ थी, तो मुझे भी जेल जाना चाहिए। अगर तुम इस घटना में खुद को गुनहगार मानते हो तो मैं भी बराबर की गुनहगार हूँ। चलो फिर हम दोनों ही जेल चलते हैं। देखो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती और तुम्हें ऐसी हालत में भी देख नहीं सकती। प्लीज तुम मेरे लिए इस घटना को भूल जाओ। तो अब यहाँ पर करण बहुत ज्यादा दुखी होकर जननी को गले लगा लेता है, क्योंकि दोस्तों जननी को करण की सचमुच में फिक्र थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ बमना नाम का एक आदमी रितेश जैन को ढूंढने के लिए आता है, मतलब कि उस लड़के अभि के पिता को। अब रितेश उसे यहाँ पर नहीं मिलता तो वह अंजलि से पूछता है कि बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना वो रितेश कहाँ पर है? उसने हमसे इंटरेस्ट पर पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। अंजलि कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए थे, इसलिए अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। तो बमना कहने लगता है कि उसने अभी तक हमारे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। अगर उसने जल्द से जल्द हमारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं अपने भाई को लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम करण को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घर पर आता है। करण ने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की पढ़ाई की थी और वो अमेरिका में जॉब करने के लिए जाने वाला था और इसी की उसके घर पर तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब उसे परेशान देखकर उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते तो ठीक है, तुम यहीं पर रहकर कुछ अपना काम कर लो। लेकिन अब यहाँ पर करण बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था और अपने परिवार को कुछ नहीं बताता। यहाँ इस तरफ हम जननी को राजा के गैरेज में घबराते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है कि मैंने उस आदमी को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो आदमी मेरे सामने ही मर गया। फिर मैंने एम्बुलेंस और पुलिस को वहां पर बुलाया था। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। इस घटना में मैं सिर्फ खुद को ही बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो राजा उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर वो आदमी भी तुम्हारी जगह पर होता तो वो भी यही करता। इतने में ही जननी के फोन पर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अब राजा फोन उठाता है तो कांस्टेबल से बताता है कि जननी मैडम को अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा और हमारे इंस्पेक्टर साहब भी उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर फोन कट करने के बाद राजा उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह से अभी दोनों ही पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम जर्नी से पूछता है कि हम तुम्हारा बयान पढ़ेंगे, अगर उसमें तुम्हें कुछ और बातें ऐड करनी है तो तुम हमें बता सकती हो। तो यहाँ पर कांस्टेबल उसका बयान पढ़ने लगता है। मैं जननी उस रात रास्ता क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक सामने से गाड़ी आई और उस आदमी का एक्सीडेंट करके चली गई। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मैं उस गाड़ी का नंबर देख नहीं पाई और फिर उस आदमी को बचाने के लिए मैंने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को वहां पर बुला लिया। बताओ क्या यही तुम्हारा बयान है? जननी कहती है कि हाँ यही हुआ था। फिर इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ठीक है तुम अब जा सकती हो, लेकिन अगर इस केस में हमें किसी और जानकारी के लिए तुम्हें बुलाना पड़ा तो तुम्हें आना होगा। तो ठीक है, ऐसा कहकर जननी वहां से चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन गुजरने के बावजूद भी अभिजीत के पिताजी अभी तक घर पर नहीं लौटे थे। तभी वहां पर उसका दोस्त स्कूल से स्विमिंग कंपटीशन जीतकर आता है और अभी को ट्रॉफी दिखाने लगता है। लेकिन उस ट्रॉफी को देखकर अभी को इतना गुस्सा आता है कि वो उस ट्रॉफी को लेकर ही फेंक देता है और सारा सामान इधर उधर पटकने लगता है। इतने में वहां पर अंजलि आती है और उसे संभालती है। कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम हो कि उसके ऊपर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अच्छा बर्ताव करना सिखाया ना, तो फिर भला तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो शांत हो जाओ और अपने दोस्त से माफी मांगो। तो अब यहाँ पर अंजलि की बात मानकर अभी शांत हो जाता है और वो ट्रॉफी उठाकर अपने दोस्त को दे देता है। अब उसी रात को फ्लावर गली में हम एक कांस्टेबल को देखते हैं जो कि इस कॉलोनी में आकर रितेश का घर ढूंढ रहा होता है। उस कॉलोनी के लोगों से पूछने पर उसे पता चलता है कि रितेश का सिर्फ एक बेटा है और फिलहाल अंजलि उसे मंदिर लेकर गई है। तो कांस्टेबल उन लोगों को बताता है कि वो लड़का यहाँ पर आते ही उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहना। तो वो महिलाएं उससे पूछती है कि सर क्या बात है, क्या कुछ परेशानी का मामला है? तो कांस्टेबल उन लोगों के ऊपर भड़क जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें जितना बताने के लिए कहा है बस तुम लोग उतना ही काम करो। तो उसके थोड़ी देर बाद में अंजलि और अभी वहां पर आते हैं और जैसे उन्हें ये बात पता चलती है वो दोनों तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वो कांस्टेबल अंजलि को देखकर उससे थोड़ा बदतमीजी से टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर अंजलि उसे थप्पड़ मार देती है। अब तभी वहां पर दूसरा कांस्टेबल गोविंदराज आता है। तो अंजलि उसे बताती है कि सर हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस लड़के के पिताजी रमेश 2 दिन से घर पर नहीं लौटे हैं। तो अब कांस्टेबल गोविंदराज उन लोगों को अन्नाराम पुलिस स्टेशन ले जाता है। तो अब यहाँ पर अभी की इंस्पेक्टर विक्रम से मुलाकात होती है। विक्रम अभी को बताता है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, हम तुम्हें उसका फोटो दिखाएंगे और उसे देखकर तुम्हें पहचान करनी होगी। तो अब कांस्टेबल उसे एक्सीडेंट हुए आदमी का फोटो दिखाता है और उस फोटो को देखकर अभी यहाँ पर फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों ये फोटो उसके ही पिताजी रितेश की थी जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब उसके थोड़ी देर बाद अभी पुलिस स्टेशन से जाने लगता है। तो कांस्टेबल गोविंदराज उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अंजलि के साथ उसके घर पर उसे छोड़ने के लिए जाता है। फिर उसके अगली सुबह उसे उसके पिताजी की डेड बॉडी सौंप दी जाती है और यहाँ पर उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अपने पिताजी को खोकर अभी बहुत ज्यादा दुखी था और उसे अपने पिताजी की हर पल याद आ रही थी। उसके पिताजी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, उसके साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, हर तरीके से उसको सपोर्ट करते थे। और दोस्तों अभी की माँ के बारे में बात करें तो वो जब छोटा था तभी उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और अब इस उम्र में उसके पिताजी भी उसे छोड़कर चले गए थे, यानी कि अभी अब अनाथ हो चुका था। अंजलि उसके पिता रितेश की दोस्त थी। तो यहाँ पर अंजलि और कांस्टेबल गोविंदराज फिलहाल ये दोनों ही अभी का ख्याल रख रहे थे। ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इस तरह से उसे टाइम पर खाना वगैरह देते हैं। लेकिन अभी को अपने पिताजी के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था। कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता तो कभी घंटों तक अकेला ही गुमसुम बैठा रहता। यहाँ सिर्फ कांस्टेबल गोविंदराज उस एक्सीडेंट की छानबीन कर रहा होता है जहाँ पर यह एक्सीडेंट हुआ था। उस रास्ते का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों उस रास्ते से और भी 2 रास्ते जाते थे, तो वहाँ पर बाकी 2 रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, लेकिन जिस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ का सीसीटीवी कहीं गायब था, जिस वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर हम गैराज में राजा को देखते हैं जो कि जननी की कार डैमेज हो गई थी उसे ठीक कर देता है, मतलब कि उसका लुक ही पूरी तरीके से चेंज कर देता है, पेंट करके उसका कलर बदल देता है और साथ ही साथ गाड़ी का नंबर भी बदल देता है। तो उसके थोड़ी देर बाद में जननी और करण अपनी कार लेने के लिए आते हैं और अब यहाँ पर हमें ये दोनों कैसे मिले और उन्हें प्यार कैसे हुआ ये बताया जाता है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कुछ साल पहले करण और जननी एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इसी दौरान करण को जननी से प्यार हो गया। करण भी एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल लड़का होता है। उसकी सच्चाई देखकर जननी उसके प्यार में पड़ जाती है। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब ऐसी एक दिन रात को ये दोनों अपनी कार चलाते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और कार के अंदर रोमांस करते हुए वो एक दूसरे को किस करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उनका रोड पर ध्यान नहीं था और इतने में ही अचानक उनके गाड़ी के सामने रितेश आ जाता है और इसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब ये एक्सीडेंट देखकर करण को तो बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन यहाँ पर जननी इस मैटर को संभालते हुए उसे कहती है कि तुम तुरंत ही गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ। तो करण वहां से उस कार को लेकर गैरेज में आ जाता है
और यहाँ पर जननी उस एक्सीडेंट हुए आदमी को देखकर तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेती है। और फिर आगे क्या हुआ था ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर करण मैकेनिक राजा से कहता है कि मेरे हाथों जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। राजा उसे कहता है कि देखो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, ये सब कुछ अचानक ही हो गया। ये एक एक्सीडेंट है, इसलिए तुम इस घटना को भूल जाओ। मैंने तुम लोगों की गाड़ी को चेंज कर दिया है जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। अब इतनी सारी मदद करने के लिए करण उसके गले लगकर उसे थैंक यू कहता है। राजा कहता है कि थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप लोगों को बचाना तो मेरा काम है। जननी की माँ की इतनी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उनके यहाँ पर बनी हुई सभी कार मेरे यहाँ पर तो रिपेयर होने के लिए आती है, इसलिए तुम लोगों के हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है। इसी तरह से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। खैर, अब यहाँ इस तरफ कांस्टेबल गोविंदराज अभी से मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर बामना आकर अंजलि को मार पीट कर चला गया था। गोविंदराज अंजलि से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया, तुम्हें इतना किसने मारा। तो अब यहाँ पर अंजलि अपनी कहानी बताने लगती है। कुछ महीने पहले मैं सैमी के साथ रहती थी। वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रखता था, लेकिन सैमी का भाई अरुल पांड्या वो एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। अब उसने फैक्ट्री में पैसे के रिलेटेड कुछ गड़बड़ की थी, इसलिए सैमी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। अब इसी बात पर पांड्या को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई सैमी को मार देता है। और उसे अरुल पांड्या का ही आदमी होता है बामना, जो कि लोगों को बैच के तौर पर पैसे देता है। और उसका कहना है कि अभी के पिताजी यानी कि रितेश ने उससे कुछ पैसे लिए थे जो उसे लौटाना अभी बाकी है, और उसी पैसों को मांगने के लिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन अब रितेश की तो मौत हो चुकी है, तो वो पैसे कौन चुकाएगा। और अभी तक रितेश का एक्सीडेंट किसने किया था ये बात पता नहीं चली है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में कांस्टेबल गोविंदराज अभी से कहता है कि मैंने एक कांस्टेबल के तौर पर जितनी हो सके उतनी छानबीन की, लेकिन मेरे हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। एक लड़की है जिसने एक्सीडेंट देखा था, वो पुलिस स्टेशन में अपना बयान लेकर चली गई। तो फिर मैंने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सीनियर सर ने मुझसे कहा कि इस केस के रिलेटेड हमें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम उस लड़के को बेवजह ही पूछताछ के लिए बुलाकर परेशान नहीं कर सकते। और हमारे सीनियर सर को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे अगले दिन एक अनाथ आश्रम लेकर जाता है, जिस अनाथ आश्रम को एक फादर संभालते थे। अब यहाँ पर गोविंदराज फादर से कहता है कि इस लड़के की माँ पहले ही गुजर चुकी है और हाल ही में इसका पिता एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है, तो फिलहाल इसका दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज फादर, आप इसे संभाल लीजिए। अब फादर जब अभी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। फादर उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं था। तो वो कहते हैं कि इस लड़के के दिमाग पर अपने परिवार के खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। कोई बात नहीं, हम इसे संभाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। और आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। वहां से जाते हुए फादर कहते हैं कि हम इस लड़के की फॉर्मेलिटी एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर रह सकता है। अब उसके अगले दिन कांस्टेबल गोविंदराज अंजलि से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या अभी के पिताजी के कोई रिश्तेदार नहीं है और उसने अपनी दुकान क्यों बेची। अंजलि कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। मैंने आखिरी बार जब उसे बात करने के लिए कॉल किया था तब उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अब इतने में ही वहाँ पर आसपास के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कहीं पर जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि तभी वहाँ पर एंट्री होती है अरुल पांडे भाई की। उसके गुंडे यहाँ पर आकर रितेश को ढूंढने लगते हैं, तो उन गुंडों को देखकर अभी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अंजलि के पास आकर उससे गले लगा देता है। तो अब यहाँ पर अंजलि पांड्या को बताती है कि रितेश का एक्सीडेंट हो गया और वो मर चुका है, ये उसका बेटा है और बहुत ज्यादा परेशान है, प्लीज तुम लोग हमें छोड़ दो। पांड्या कहता है कि रितेश मर गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसने मेरे आदमी से पैसे लिए थे, उसका क्या, वो पैसे कौन लौटाएगा। अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरे पैसे दे दो या फिर मैं इस लड़के को उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम वाले फादर करण को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, और करण एक बहुत ही अच्छा साइकियाट्रिस्ट होने की वजह से फादर को लग रहा था कि वही अभी का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसलिए वो करण को उस बच्चे अभी के पास ले जाने लगते हैं ताकि उससे मिलवा सके। लेकिन अब यहाँ पर कॉलोनी में आते ही देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि को किसी ने मारपीट कर कुछ लोग अभी को गाड़ी के अंदर डालकर उसे ले जा रहे हैं। अब ये सब कुछ करण भी देख लेता है और उन गुंडों का पीछा करने लगता है। अब ये लोग गाड़ी को भगाते हुए सुनसान सड़क पर आ जाते हैं, तो तभी अचानक करण उस गाड़ी के डोर के पास आता है और उस लड़के अभी को उठाकर अपने बाइक पर बिठा लेता है। फिर वो बाइक स्पीड से चलाते हुए उन लोगों की गाड़ी के आगे चला जाता है। वहां पर पेट्रोल लीक करके आग लगा देता है, जिस वजह से पीछे से आ रहे उन लोगों की गाड़ी को आग लग जाती है और वो लोग अपनी गाड़ी को वहीं पर रुका कर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से करण अभी को बचाकर वहां से भाग जाता है। अब रात को हम कांस्टेबल गोविंदराज को देखते हैं, जो फादर के पास आकर बताता है कि अभी के पिता ने उन लोगों से कुछ कर्जा लिया था, इसलिए वो लोग पैसे मांगने के लिए आए थे और पैसा न मिलने पर अभी को उठाकर ले जा रहे थे। फादर कहते हैं कि तुम तो पुलिस हो, तुमने रोक सकते थे। गोविंदराज कहता है कि मैं तो बस एक साधारण सा कांस्टेबल हूँ, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, और वो अरुण पांड्या एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसके खिलाफ जाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता।
तो तभी वहाँ पर करण और अभी भी मौजूद होते हैं और फादर उन लोगों से कहता है कि जब तक इस बच्चे का ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक मैं अभी को अपने अनाथ आश्रम में नहीं रख सकता, क्योंकि आगे जाकर वो लोग हमारे अनाथ आश्रम पर भी हमला कर सकते हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो करण कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए इस लड़के को अपने पास रखता हूँ। तो कांस्टेबल कहता है कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो वहां से करण अभी को अपने गैराज में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर यह देखकर राजा खुश नहीं था। वो उसे कहता है कि पहले हमारे सर पर क्या मुसीबतें कम हैं जो तुम इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आ गए। करण कहता है कि जब से मैंने उस आदमी का एक्सीडेंट किया है तब से मेरे मन को चैन नहीं है। देखते हैं शायद इस लड़के की मदद करके मुझे थोड़ा सुकून मिले और तुम टेंशन मत लो, मैं इस लड़के को संभालूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जननी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो फिर अब राजा भी यहाँ पर ठीक ऐसा कह देता है। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और अभी उस गैरेज वाली जगह पर ही रहने लगता है और यहाँ पर करण उसका ख्याल रखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस तरफ अरुल पांड्या के लोग अभी की तलाश कर रहे थे। तो वो यहाँ पर सबसे पहले अंजलि को पकड़ते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। उस बच्चे को कहाँ पर छुपाया है इसके बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन अब खुद अंजलि को नहीं पता था कि वो लड़का कहाँ है, इसलिए वो कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ इस तरफ जननी को उस बच्चे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो करण पर गुस्सा नहीं होती। उसे तो उसके ऊपर खुशी होती है कि वो एक लड़के की मदद कर रहा है। जननी करण से कहती है कि मैं तो तुम्हारे इसी नेचर पर फिदा थी, इसलिए तुमसे प्यार कर बैठी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ इस तरफ अरुल पांड्या के लोग कांस्टेबल गोविंदराज के बारे में पता करके उसके घर पर पहुंच जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बताओ वो रितेश का बेटा अभी कहाँ पर है, वरना हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। अब यहाँ पर अपनी फैमिली की चिंता करते हुए कांस्टेबल गोविंदराज उन लोगों को बता देता है कि मैंने अभी को फादर जॉर्ज के पास छोड़ा था। तब उसके आदमी तुरंत ही फादर जॉर्ज के पास पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर फादर से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हम उस बच्चे अभी के रिश्तेदार हैं। उसके पिताजी के गुजर जाने की खबर हमें मिली, इसलिए हम उसे मिलने के लिए आ गए। आगे भी हम ही उसकी देखभाल करेंगे, बताइए वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर फादर भी उनकी बात सच मान लेते हैं और बताते हैं कि वो बच्चा करण नाम की एक लड़के के पास उसके गैरेज में रहता है। और अब यहाँ इस तरफ हम गैरेज में देखते हैं जननी करण से कहती है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझसे अपना गम शेयर करे, मैं उसका मूड ठीक कर सकती हूँ। प्यार में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब पहले तो करण उसे मना करने लगता है क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन अब फिर भी जननी करण की बात ना मानते हुए अभी के साथ प्यार से बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि तुम अपने सारे फीलिंग मुझसे शेयर कर सकते हो, जैसे तुम्हें अपने पिता को खोने का गम है उसी तरह से मैंने भी बचपन में अपने पिता को खोया है और फिलहाल मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। जब मैंने अपने पिताजी को खोया था तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। लेकिन अब ये सब कुछ देखकर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहते हुए वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। करण कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल उसे अकेला ही छोड़ दो, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो जननी को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन अब अचानक ही अभी रोते हुए जननी को कसके पकड़ लेता है और यहाँ पर रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी बताने लगता है कि राजस्थान में उसके पिताजी का बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन उसके पिता रितेश ने बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा कर दिया, इसलिए दादाजी ने रितेश को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद रितेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर एक दूसरे शहर में रहने के लिए आ गया था। यहाँ पर वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी रह रहा था और उसकी यहाँ पर एक चाय के ठेले की दुकान भी थी। लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों को गरीबी की हालत में जीना पड़ रहा था और इससे पहले वो बहुत बड़े घर में अपने परिवार के साथ सारी सुख सुविधाओं के साथ रहते थे और यही बात रितेश की पत्नी को खटकने लगती है। यहाँ पर रितेश की कमाई तो ज्यादा नहीं हो रही थी और उन लोगों को ऐसे ही कम पैसों में गुजारा करना पड़ रहा था। इन बातों से परेशान होकर रितेश की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद रितेश ने अपने बेटे को खुद ही संभाला। इसी दौरान वो अपने बेटे को एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और इसलिए उसने बामना भाई से ब्याज के तौर पर पैसे लिए थे स्कूल के एडमिशन फी भरने के लिए। अब 6 महीने हो जाते हैं लेकिन वो उसके पैसे लौटा नहीं पाता, इसलिए वो अपना दुकान बेचकर उसके पैसे वापस कर देता है। लेकिन वो लोग उसे फिर से फंसाने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने अभी तक हमारे पूरे पैसे नहीं लौटाए हैं, इसलिए वो लोग उसे परेशान करते हुए बार बार पैसे मांग रहे थे। अब इसी दौरान रितेश की अंजलि के साथ फ्रेंडशिप हुई और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो चुके थे। अब ऐसे एक दिन शराब पीकर पैसे ना चुकाने की टेंशन में रितेश सड़क पर चला जाता है और उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर अभी की ये कहानी सुनने के बाद जननी और करण को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। अब ये लोग यहाँ पर अभी को संभालते हैं तो अभी भी उन लोगों के साथ थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ये लोग उसके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं तो वो आइसक्रीम खा लेता है और अब जर्नी उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक करने लगती है।
अब ये लोग जब खेल रहे होते हैं तब यहाँ पर जर्नी के हाथ में अभी के पिताजी की फोटो लगती है, जिस फोटो को अभी अपने साथ हमेशा रखता था। और वो फोटो देखने के बाद जर्नी तो शॉक रह जाती है। वो उस कमरे से बाहर आकर करण को बताती है कि अरे ये तो वही आदमी है जिसका हमने एक्सीडेंट किया था। मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस आदमी के पीछे उसका परिवार भी होगा जो उसके गुजर जाने पर दुखी हो रहा होगा। हमने तो इस एक्सीडेंट के सारे सबूत भी मिटा दिए। अब उनकी ये सारी बातें अभी सुन लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सारा सामान तोड़फोड़ करने लगता है। इतने में हम देखते हैं उस गैराज में अरुल पांडेल और उसके गुंडे लोग आ जाते हैं। यहाँ पर शटर को बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से कोई भाग ना पाए। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग होने लगती है। अरुल पांडे यहाँ पर उस छोटे बच्चे अभी को लेने के लिए आया था और अब यहाँ पर लड़ाई में अरुण पांड्या करण को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। उसके पेट में एक बहुत ही गहरा घाव कर देता है, जिसकी वजह से करण बहुत ज्यादा घायल हो गया था। उसके बाद वो लोग जर्नी को भी मारपीट कर घायल करके उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जब वो शटर ओपन करते हैं तो करण का दोस्त मैकेनिक राजा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखकर करण को भी हिम्मत आती है और वो उस शॉप में पड़ा हुआ एक हथियार लेकर अरुल पांडे के ऊपर वार कर देता है। उस नुकीले हथियार का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक वार करता है कि अरुल पांडे तो यहाँ पर लहूलुहान हो चुका था और अब जख्मी होने की वजह से किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन अब ये चीज अभी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो करण की मौत देखना चाहता था, क्योंकि करण की वजह से ही उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और वो मारे गए। इसीलिए वो गुस्से से फिर से नीचे वाले कमरे में चला जाता है। करण उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो एक्सीडेंट से हो गया। तुम्हारे पिताजी मेरे वजह से मारे गए, इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन अब अभी उसे ये पानी पीने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों वो पानी नहीं बल्कि क्लीनर था जो गाड़ियां साफ करने के लिए यूज किया जाता था। अभी करण को मारना चाहता था तो करण उसे कहता है कि ये पानी पीने के बाद तुम्हारा अगर जी शांत हो जाएगा तो मैं इसे पी लेता हूँ। और वो पानी पीने की वजह से करण तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब इतने में उस शॉप पर अभी के पिताजी रितेश के दोस्त सुचंद्रन आ जाते हैं। वो अभी को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे एक चिट्ठी दी थी और दोस्तों उसमें लिखा होता है कि अभी के स्कूल की फीस देने के लिए जो पैसे लिए थे वो मैं उस आदमी को लौटा नहीं पा रहा हूँ। उसे HIV की बहुत ही गंभीर बीमारी भी हो चुकी थी और उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख पाया और इन सबसे परेशान होकर वो आत्महत्या करने की ठान लेता है। वो सोचता है कि वो रास्ते पर जाकर किसी भी गाड़ी के सामने आ जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। और उसी तरह से रात को नशे में होने की वजह से रितेश करण की गाड़ी के सामने आ जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि दोस्तों इस एक्सीडेंट में जननी और करण की कोई भी गलती नहीं थी। अब ये बात पता चलने के बाद अभी फुट फुट कर रोने लगता है। सोचता है कि मेरे पिताजी की तो मेरी वजह से ही मौत हो गई, मेरे ही स्कूल की फी वो दे नहीं पाए और उनकी मौत हो गई और अब यहाँ पर मेरी वजह से ही करण भैया मारे जाएंगे। अब उसकी बात सुनते ही जर्नी और उसके दोस्त करण को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और टाइम पर इलाज मिलने की वजह से करण की जान बच जाती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभी करण से माफी मांगता है और करण और जर्नी उसे माफ कर देते हैं और अभी को अपने साथ ही रखने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।